स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, आज हम लोग इसको लेबर का चैप्टर जो है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने दो चीज़ों पर फोकस करना है कि लेबर कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है, कौन कौन से वर्कर्स हैं, उन्हें किस किस पैटर्न पर पेमेंट होती है, और ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर डिस्कस करनी है। इस चैप्टर के अंदर हमारी जो डिस्कशन है वो इन टॉपिक्स पे होगी। सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट की रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है इस पे डिस्कशन करेंगे, और उसका जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर है वो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। रेम्यूनरेशन पैकेजेस जो हैं, जो वर्कर्स को पे की जाती है रेम्यूनरेशन, उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। फिर ओवर टाइम और ओवर टाइम प्रीमियम क्या होता है, इस पे डिस्कशन होगी। देन बोनस स्कीम्स के ऊपर हम बात करेंगे, एंड देन फाइनली लेबर की एंट्रीज, लेबर की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स जो हैं उस पर हम लोगों की डिस्कशन होगी। अब जब हम इसकी डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वो कहता है कि जी लेबर जो है वो रिप्रेजेंट करती है, लेबर को अगर जनरली डिस्क्राइब किया जाए, डिस्कस किया जाए, तो उसका मतलब है कि जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है टू प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्ट बनाने में जो ह्यूमन कंट्रीब्यूशन होती है उसको लेबर कहते हैं। यानी कि प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारी लेबर का की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हमें उसमें इन्वॉल्वमेंट है उसको लेबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि जी हमारी कंपनी के आती है, तो इसमें ह्यूमन कंट्रीब्यूशन जैसे शर्ट का फैब्रिक कट करने वाले, उसको स्टिच करने वाले, उसको बटन्स लगाने वाले, उसकी डिजाइनिंग, ठीक है, उसको सुपरवाइज करने वाले, उसको मैनेज करने वाले, ये सब के सब जो है जी फवाद, मैंने आवाज का सोल्यूशन किया, ये फैन की वजह से आवाज ब्रेक हो रही थी। अब आपको आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? जी, तो मैं ही बात कर रहा था कि ह्यूमन कंट्रीब्यूशन की एक्सप्लेनेशन दे रहा था। ह्यूमन कंट्रीब्यूशन में देखें, अगर हमने कोई स्टिचिंग प्लांट लगाया, ठीक है, तो स्टिचिंग प्लांट में हम शर्ट्स बना रहे हैं, तो शर्ट्स बनाने में एक वर्कर, कुछ वर्कर्स वो हैं जो कटिंग करते हैं, कुछ वर्कर्स वो हैं जो स्टिचिंग करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो डिजाइनिंग करते हैं, कुछ वर्कर्स हैं जो बटन्स लगाते हैं, कुछ वर्कर्स सुपरवाइज करते हैं, कुछ वर्कर्स मैनेज कर रहे हैं, मैनेजर्स हैं। ये सारे जो है लोग जो है ये ह्यूमन कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या चीज है कि इसमें दो तरह के लोग हैं। अब इसमें कुछ लोग वो हैं जो डायरेक्टली लेबर बना रहे हैं, जो डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, लेबर प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसमें कुछ लेबर वो है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व है, जैसे कटिंग वर्कर्स हो गए, डिजाइनिंग वर्कर्स हो गए, स्टिचिंग वर्कर्स हो गए, बटन्स लगाने वाले वर्कर्स हो गए। ये सारे आपके डायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली इनके काम करने की वजह से प्रोडक्ट बनती है। सो ये कहलाएंगे डायरेक्ट वर्कर्स। ये क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट वर्कर्स। एट द सेम टाइम कुछ आपके वो वर्कर्स हैं जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे बल्कि मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं, जैसे सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, क्लर्क्स हैं, सुपरवाइजर है, फॉरमैन है, मैनेजर्स हैं। ये आपके जो हैं ये इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में। जी जाहिद, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट लेबर वो है जो कि मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर रही, करवा रही है, जैसे सुपरवाइजर है, इंस्पेक्शन टीम है, इंस्पेक्शन का स्टाफ है,
ठीक है, आपके मैनेजर्स हैं, ये सारे जो हैं ये इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में आते हैं। ये हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में काफी डिटेल में इसको कवर भी किया। अब इसमें डायरेक्ट लेबर मतलब जो वर्कर प्रोडक्शन कर रहा है या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको जो हम पे करते हैं वो हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। जैसे wages of operators in the assembling parts to into finished goods, या मशीन ऑपरेटिव है जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस में एंगेज है, यानी कि वो मशीनरी के जरिए प्रोडक्ट्स बना रहा है। तो ये जो वर्कर्स हैं ये आपकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आएंगे। ये किस में आएंगे? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर आएंगे। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट वर्कर्स वो हैं जो डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट बनाने में इन्वॉल्व नहीं है। जैसे इंस्ट्रक्टर की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, इंस्पेक्शन टीम की सैलरी, तो मेंटेनेंस वर्कर की सैलरी, ठीक है, ये सारे इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में आते हैं। अब रिकॉर्डिंग ऑफ लेबर कॉस्ट, यानी कि लेबर कॉस्ट को रिकॉर्ड करने में कौन लोग शामिल होते हैं? देखिए, लेबर ने काम करना है, लेकिन लेबर जो काम कर रही है उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसकी प्रॉपर एक रिकॉर्डिंग होती है जो भी उन्होंने काम किया। अब उनकी रिकॉर्डिंग उनके काम की किस तरीके से हो रही है ये उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। इसमें सबसे पहले अल्लाह है, अल्लाह है, हाँ, इंशाल्लाह। इसमें जी पर्सनल मैनेजर्स, जी सादिक साहब मैं खुद जरा खामोश हो गया था। पर्सनल मैनेजर, सॉरी, पर्सनल मींस लोग, जा रहा है जो लेबर लग रही है, जो लेबर काम कर रही है, उसकी उसके किए हुए काम की रिकॉर्डिंग भी कुछ लोग करेंगे। वो जो लोग रिकॉर्डिंग करेंगे उन्हें हम कहते हैं ये पर्सनल वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स हैं। फिर प्रोडक्शन प्लानिंग, यानी कि किस प्रोडक्ट पे कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये उसकी प्रोडक्शन की प्लानिंग है। ये चीज इसके अंदर आएगी कि यानी कि हमने कब कितना कितना प्रोड्यूस करना है, किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाने हैं, ये डिटेल इसके अंदर आएगी। फिर टाइम कीपिंग, यानी कि उसके टाइम का एक रिकॉर्ड मेंटेन करना कि किस वर्कर ने कितने आवर्स काम किया, उसकी एक डिटेल टाइम शीट्स, जॉब शीट्स मेंटेन की जाती हैं, जिससे ये पता चलता है कि इस वर्कर ने इस असाइनमेंट पे, इस जॉब पे इतने इतने आवर्स काम किया हो। तो ये चीजें भी इसमें आएंगी। फिर पेरोल डिपार्टमेंट, पेरोल डिपार्टमेंट जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक सब सेक्शन है। सब सेक्शन ऑफ अकाउंट्स डिपार्टमेंट responsible for calculation of wages and salaries यानी कि ये सब सेक्शन है आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट का, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इसने वर्कर्स की वेजेस और सैलरीज की कैलकुलेशन करनी है। वर्कर्स की वेजेस और सैलरीज की क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। ये इनकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, पेरोल डिपार्टमेंट यानी कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट का एक सब सेक्शन है जिसकी अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वर्कर्स की सैलरीज एंड वेजेस की कैलकुलेशन करना, ये इस लेबर का काम है, ये पेरोल डिपार्टमेंट का काम है। यानी कि आपकी कंपनी में जो असलम, अकरम और अशरफ जो काम कर रहे हैं, उनकी कितनी कितनी सैलरी बनती है, उनकी पे में से क्या चीजें डिडक्ट होनी है, ठीक है, क्या चीजें ऐड होनी है, वो सारा काम ये लोग करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि पेरोल डिपार्टमेंट को इससे कोई गर्ज नहीं है कि किस प्रोडक्ट पे कितनी लेबर कॉस्ट लगती है,
या किस डिपार्टमेंट में कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, इससे इनका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, डिपार्टमेंट में कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, कितनी लग रही है, ये इससे लेना देना नहीं है। किस प्रोडक्ट में कितनी लेबर कॉस्ट आ रही है, उससे इनका कोई वास्ता नहीं है। इनका सिर्फ काम ये है कि जो भी कंपनी में स्टाफ, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ये उन वर्कर्स को वेजेस और सैलरीज उनकी कितनी कितनी बनती हैं, बस ये वो कैलकुलेट करेंगे। इसके अलावा इनकी कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। देन उसके बाद आता है जी कॉस्ट अकाउंटिंग। जार है, इसकी जो वेजेस हैं, जो सैलरीज का रिकॉर्ड है, इसके अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं। अच्छा, अब ये लास्ट में जो एक कॉन्सेप्ट है पे स्लिप्स का, इससे आप लोग फैमिलियर होंगे क्योंकि आप में से काफी लोग करंटली जॉब्स कर रहे होंगे। आप कंपनीज में जॉब जॉब करते हैं, तो जॉब करने के बदले में ज़ाहिर है कंपनी आपको एक सैलरी देती है। वो जो सैलरी है, अब उसमें नॉर्मली पैटर्न ये फॉलो किया जाता है कि वो आपकी अकाउंट्स में आपकी जो सैलरीज हैं वो ट्रांसफर करते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आती है, यानी कि फिजिकली आपको नहीं दी जाती। लेकिन आपको जो चीज हैंड ओवर की जाती है वो उसकी पे स्लिप है, यानी कि आपकी पे की जो डिटेल्ड कैलकुलेशन है वो उस पे स्लिप के ऊपर आ रही होती है कि ये जो वर्कर है इसकी पे इतनी बन रही है, ये इसकी वेज इतनी बन रही है। ये काम इनका होता है। ये पे स्लिप पे मेंशन होती है डिटेल, यानी कि आपकी बेसिक पे इतनी है, आपका ओवर टाइम इतना बना, आपका अलाउंस इतना, फलाना अलाउंस इतना है, फलाना अलाउंस इतना है, आपको बोनस ये बना, सारी चीजें मिला के पहले टोटल पे बनती है। फिर उस टोटल पे में से आपके पे से टैक्स कटा, ठीक है, आपका पे से प्रोविडेंट फंड कट गया, ठीक है, और भी ये जो होते हैं पेंशन प्लान वगैरह, वो डिडक्शन करके जो फाइनल वैल्यू बचती है वो ये है जो आपके अकाउंट में आई। तो यानी कि आपकी पे क्या की कैलकुलेशन में क्या चीजें डिडक्ट हुई हैं, क्या शामिल हुई हैं, उनकी एक कैलकुलेशन की जाती है। ये पे स्लिप में हम लव मैरिज घर वाले भी मानते हैं। हाँ जी, ये पे स्लिप है। ओके जी। तो जी जाहिर साहब, इसमें ये होता है ग्रॉस पे वो जो टोटल पैकेज बना उसके ऊपर फिर टैक्स वगैरह, प्रोविडेंट फंड, ये पेंशन फंड्स वगैरह कटते हैं, और उसके बाद जो अमाउंट बनती है वो नेट पे होती है। वो आएगी आगे हम लोग इंशाल्लाह फिर जब वो टॉपिक आए। अच्छा, अब ये शुरू में कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल पार्ट की तरफ भी जाएंगे। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहली चीज आती है एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड। एम्प्लॉय यानी कि जो वर्कर है, उसकी ज्वाइनिंग डेट से लेकर, यानी कि हिस्ट्री ऑफ प्रोग्रेस, यानी कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यहां से लेकर जब एम्प्लॉय कंपनी को छोड़ता है, ज्वाइनिंग से लेकर वर्कर की कंपनी छोड़ने तक की जो वर्किंग एक हिस्ट्री है वो इसके ऊपर मेंटेन की जाती है, वो इसके ऊपर लिख शो की जाती है। उसको हम कहते हैं कि ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड है, यानी कि वर्कर ने इस दिन ज्वाइन किया था एज ए इस पोजीशन पे, एज ए दिस इस मैनेजर के। फिर इसकी जो प्रमोशंस हुई इस सारे अरसे में, वो उनका रिकॉर्ड, ट्रेनिंग्स हुई, जिन डिपार्टमेंट्स में उसने काम किया, एक्सपीरियंस लिया, वो इसमें आएगा। फिर जो उसकी लीव्स का रिकॉर्ड है, उसकी एब्सेंटीज का रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें जो है, वो जिस तरह से वो प्रोग्रेस करता गया, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास मेंटेन होता है। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड, यानी कि एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट से लेकर एम्प्लॉय की लीविंग डेट तक का रिकॉर्ड जो है, ये एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड में हम रखते हैं। उसका एक जो पूरा जो एक हिस्ट्री जो हम मेंटेन करते हैं उसको एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड कहा जाता है। अब आता है जी क्लॉक कार्ड्स। क्लॉक कार्ड्स क्या होते हैं कि वर्कर के आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड इसके ऊपर किया जाता है। ये एक बड़ा कॉमन सा फीचर है, जो अगर आप अभी खुद जॉब कर रहे हैं तो आप भी इसको, इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं तो आप लोगों ने अपने स्कूल लेवल पे देखा होगा कि असेंबली टाइम पे या छुट्टी टाइम पे अगर आपका कभी सरप्राइजिंगली आपको स्टाफ रूम में जाने का मौका मिला हो, तो आपने शायद नोटिस किया हो
कि असेंबली से पहले या छुट्टी के बाद टीचर्स एक रजिस्टर पे एंट्री लिख रहे हैं, कुछ एक रजिस्टर पे हर टीचर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपना कुछ एंटर कर रहा है। तो वो बेसिकली वो जो रजिस्टर के ऊपर जो एंट्री वो लगाते थे वो अपने आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड करते थे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल किसी वर्कर की जॉब टाइमिंग है 9 to 5, तो जब वो वर्कर सुबह 9 बजे ऑफिस में आता है तो वो एंटर करता है कि जी मैं 9 o'clock जो है वो ड्यूटी पे आ गया हूँ। और जैसे ही शाम के 5 बजते हैं वो दोबारा फिर उस रजिस्टर पर एंट्री करता है कि जी 5 बज गए और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। यानी कि इस क्लॉक कार्ड के ऊपर वर्कर के आने और जाने का रिकॉर्ड मेंशन किया जाता है। क्लॉक कार्ड के ऊपर वर्कर के आने और जाने का जो रिकॉर्ड है वो मेंटेन किया जाता है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वर्कर कंपनी में मौजूद था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि उसने 9 to 5 किया क्या। बस इससे ये पता चला कि 9 to 5 वो कंपनी के अंदर अवेलेबल था, कंपनी की प्रेमिसेस में था, कंपनी बिल्डिंग के अंदर उसने अपना टाइम ये स्पेंड किया है 9 to 5। तो ये जो क्लॉक कार्ड्स हैं ये किस्म की अटेंडेंस के लिए भी यूज किए जाते हैं। अच्छा, पास्ट में तो ये था कि रजिस्टर्स फॉलो होते थे, मैनुअली लोग अपनी अटेंडेंस मार्क करते थे, लेकिन अब ग्रेजुअली चीजें थोड़ी सी रिवाइव हो रही हैं। अब अटेंडेंस मैनुअल नहीं मार्क होती, अब थंब इम्प्रेशंस ये जो डिवाइसेस हैं ये लगी हैं, या कार्ड्स दे दिए जाते हैं, लोग आते हैं अपना कार्ड स्वैप करते हैं और उससे उनकी अटेंडेंस जो है वो लगती है। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनको यूज किया जाता है एम्प्लॉय की आने और जाने का टाइम रिकॉर्ड करने के लिए। तो इनको हम कहते हैं ये क्लॉक कार्ड्स हैं। इनको क्या कहते हैं? क्लॉक कार्ड्स। क्लॉक कार्ड से पता चलता है कि वर्कर किस टाइम कंपनी में आया, किस टाइम कंपनी से गया, यानी कि कब से कब तक वो कंपनी की प्रेमिसेस में था। दैट इज क्लॉक कार्ड। आगे नेक्स्ट आता है जी इसमें जॉब कार्ड्स और लेबर शीट्स। जॉब शीट्स या जॉब कार्ड्स इसको हम कहते हैं। इसमें ये होता है कि वर्कर जब सुबह सुबह अपनी ड्यूटी पे आता है तो उसका इंचार्ज उसको काम असाइन करता है कि आज सारा दिन आपने काम करना क्या है। उसके लेट सपोज कि उसके डिपार्टमेंट इंचार्ज ने कहा कि जी आज आपने पहले प्रोडक्ट ए के ऊपर काम करना है, और प्रोडक्ट ए में आपने काम करना है सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आप प्रोडक्ट ए पे काम करेंगे। फिर आपने प्रोडक्ट बी पे काम करना है। प्रोडक्ट बी पे आपने 2 से 5 बजे तक काम करना। ये उसको शेड्यूल दिया है उस वर्कर के इंचार्ज ने कि आज आपने सारे दिन में इस तरतीब से काम करना है कि पहले आप 9 to 1 प्रोडक्ट ए पे काम करेंगे, फिर आप 2 to 5 प्रोडक्ट बी पे काम करेंगे। सो ये आपको काम असाइन कर दिया गया आपके वर्कर्स की, आपके इंचार्ज के वर्कर को उसके इंचार्ज की तरफ से। अब वर्कर इस शेड्यूल को लेने के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट ए में गया और उसने वहां जाके काम करना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 बजा तो वर्कर ने क्या किया, प्रोडक्ट ए मैनेजर से एक डॉक्यूमेंट लिया और उसने उस डॉक्यूमेंट पे लिखा कि मैंने सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक सुबह 9 बजे से लेकर 1 बजे तक मैंने इसके ऊपर काम किया है, और इस दौरान मैंने यानी कि मैंने सुबह 9 to 1 आपकी डिपार्टमेंट में काम किया और इस दौरान मैंने ये यूनिट्स प्रोड्यूस किए। इसके बाद उस वर्कर ने अपने साइन किए और वो चला गया, जिसके बाद जो प्रोडक्ट ए मैनेजर था उसने इसके ऊपर साइन करके इस डॉक्यूमेंट को पेरोल डिपार्टमेंट में भिजवा दिया। इसी तरीके से जब वर्कर ने प्रोडक्ट बी पे 2 बजे काम शुरू किया तो जैसे ही 5 बजे तो उसने प्रोडक्ट बी इंचार्ज से एक डॉक्यूमेंट लिया और उस डॉक्यूमेंट पर उसने लिखा कि मैंने उसने उस डॉक्यूमेंट पे लिखा कि मैंने 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपके डिपार्टमेंट में काम किया और इस दौरान मैंने ये प्रोडक्शन की। इसके बाद वर्कर ने काम किया और वो चला गया, और जो प्रोडक्ट बी इंचार्ज था उसने इसके ऊपर साइन करके इस डॉक्यूमेंट को पेरोल डिपार्टमेंट में भेज। रेलेवेंट
जॉब का जो इंचार्ज है, रेलेवेंट प्रोडक्ट का जो इंचार्ज है, उसके सिग्नेचर इस बात का सबूत है कि इस डॉक्यूमेंट के ऊपर जो ये वर्कर लिख रहा है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही हुआ है। यानी कि वो इसको जस्टिफाई कर रहा है, इसको अप्रूव कर रहा है कि जी जो इसने वर्कर ने इस डॉक्यूमेंट पे डिटेल फिल किया है वो बिल्कुल ठीक है। अब उसने ये इसके ऊपर सारा कुछ लिख दिया। अब ये जो दोनों डॉक्यूमेंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये वाला डॉक्यूमेंट और ये वाला डॉक्यूमेंट, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जॉब कार्ड कहलाते हैं। यानी कि वर्कर ने एक दिन में कितनी असाइनमेंट्स पे काम किया, ठीक है, वो जितनी असाइनमेंट्स पे काम करेगा, हर असाइनमेंट के लिए अलग अलग एक जॉब कार्ड फिल करेगा। यानी कि एक जॉब कार्ड के ऊपर सिर्फ एक जॉब की इंफॉर्मेशन होगी, एक जॉब कार्ड के ऊपर सिर्फ एक जॉब की इंफॉर्मेशन होगी। बात समझ गए? एक जॉब कार्ड के ऊपर सिर्फ एक जॉब की डिटेल आएगी, एक जॉब कार्ड के ऊपर सिर्फ एक जॉब की इंफॉर्मेशन आएगी। गॉट इट जी? यानी कि अगर उस वर्कर ने एक दिन में 2 असाइनमेंट्स पे काम किया तो वो दो जॉब कार्ड्स फिल करेगा। अगर उसने एक असाइनमेंट में 3 जॉब्स के ऊपर काम किया तो वो 3 जॉब कार्ड्स फिल करेगा। यानी कि एक जॉब कार्ड सिर्फ एक जॉब की इंफॉर्मेशन के लिए। आप एक ही जॉब कार्ड के ऊपर 2 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिटेल नहीं लिख सकते। एक जॉब कार्ड के ऊपर आपको एक ही जॉब की डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। गॉट इट जी? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट है जी टाइम शीट्स या टाइम कार्ड्स। टाइम शीट और टाइम कार्ड ये होता है कि जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जी जब वर्कर सुबह ड्यूटी पे आता है तो उसका इंचार्ज उसको जॉब असाइन करता है। उसको कहता है कि जी आज तुमने पहले प्रोडक्ट ए पे काम करना है, प्रोडक्ट बी पे काम करना है। जब वर्कर ने उस काम को मुकम्मल कर लिया तो उसके बाद वापस वो अपने डिपार्टमेंट में आता है, और डिपार्टमेंट में आने के बाद उसने सारे दिन में जो जो काम किए हैं उनकी डिटेल वो इस डॉक्यूमेंट पे लिखता है। उसकी डिटेल इन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर वो लिखेगा। जैसे उसने जॉब ए पे काम किया 9 to 1, ठीक है, ये आपके बन जाते हैं 4 आवर्स, ठीक है। फिर उसने जॉब बी पे काम किया 2 to 5, ये भी बनते हैं 4 आवर्स। तो उसने अपने पूरे दिन में अपनी अपने टाइम को कहाँ कहाँ किधर किधर यूटिलाइज किया, इसके बाद वर्कर ने अपने इसके ऊपर साइन कर दिए। साइन करने के बाद वर्कर चला गया। अब जो इसका इंचार्ज है, इंचार्ज ने इस पे अपने साइन किए और इस डॉक्यूमेंट को भेज दिया पेरोल डिपार्टमेंट। पेरोल डिपार्टमेंट में भेज दिया। क्या किया? इसको पेरोल डिपार्टमेंट में भेज दिया। अब ये जो है ये टाइम शीट है। टाइम शीट के ऊपर सारे दिन की एक्टिविटी का रिकॉर्ड आ रहा है कि वर्कर ने कहाँ कहाँ किधर किधर किस किस चीज के ऊपर कितना कितना टाइम स्पेंड किया है, किस किस एक्टिविटी पे उसने काम किया, ये सारे काम की डिटेल इस टाइम शीट के ऊपर आ रही है। क्लियर हो गया? अब एक बात ज़हन में रखिएगा कि अगर वर्कर ने कोई ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम का जो क्लेम है, ओवर टाइम की जो इन्फॉर्मेशन है या ओवर टाइम के आवर्स की जो इन्फॉर्मेशन है उसको टाइम शीट पे मिलेगी, जॉब कार्ड पे नहीं मिलेगी। क्योंकि जो जॉब कार्ड होता है वो तो हर जॉब के लिए अलग अलग होता है। जो जॉब कार्ड है वो तो हर जॉब के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो ये चीज इस तरह से इसमें आती है जी। एनी कंफ्यूजन? टाइम शीट, जॉब कार्ड्स में, क्लॉक कार्ड्स में, एम्प्लॉय रिकॉर्ड कार्ड में कोई मसला? ओके। अब है जी लेबर रेम्यूनरेशन मेथड्स। अब ये लेबर के रेम्यूनरेशन मेथड्स हैं। यानी कि जो हमारी लेबर है
उसको किन किन मोड से, किन किन मेथड से पेमेंट होती है, ठीक है, वो इसमें उसने बताए हैं। अब जाहिर है जैसे कल भी बात हो रही थी कि कंपनी के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं, सारे वर्कर्स को एक ही पैटर्न पे, एक ही तरीके से पे नहीं किया जाता। कंपनी के जितने भी वर्कर्स हैं, सभी वर्कर्स को एक ही पैटर्न से, एक ही मेथड से पे नहीं किया जाता। हर वर्कर को पे करने का मेथड डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है विद रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ हिज जॉब, यानी कि जैसी उसकी जॉब है उसकी नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको पे करते हैं। अब लेबर रेम्यूनरेशन मेथड में टाइम रिलेटेड पे और आउटपुट रिलेटेड। सबसे पहले टाइम रिलेटेड पे। टाइम रिलेटेड पे ये है कि जो हम वर्कर को पे कर रहे हैं, उस पेमेंट का जो कंसर्न है, उस पेमेंट का जो कनेक्शन है, वो सोलली टाइम पर डिपेंड करता है कि वर्कर ने कितना टाइम स्पेंड किया। यानी कि वर्कर ने जितना टाइम लगाया उसके मुताबिक हम उसको पे करेंगे। यानी कि अब इसके अंदर ये चीज मैटर ही नहीं कर रही कि उसने कितने यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है, यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स या आउटकम जो है वो मैटर नहीं कर रही, सिर्फ टाइम मैटर कर रहा है। टाइम रिलेटेड पे, टाइम रिलेटेड पे मतलब जो हम वर्कर को पे कर रहे हैं उसका सोलली वो डिपेंड करता है किस पर, टाइम पर। सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, टाइम पर। उसने कितना टाइम स्पेंड किया इस पर वो चीज बेस करती है, इस पर वो चीज डिपेंड करती है। यानी कि कितनी आउटकम दे रहा है, कितने यूनिट्स दे रहा है, ये चीज इसमें डिपेंड नहीं करेगी। अब इसकी एग्जांपल्स में जैसे जाहिर साहब दोनों में से कोई भी हो जाए, बेशक वीकली बेसिस हो जाए, डेली हो जाए, मंथली हो जाए, पर वो होगा आवर्स के हिसाब से। जैसे देखें फिक्स सैलरी है, ये इसके बारे में हम सारे बहुत ज्यादा कॉमन है कि जी किसी बंदे को जैसे फर्ज करें सैलरी मिलती है 50,000 रुपया पर मंथ। कोई शख्स है जिसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज पर मंथ। कोई वर्कर है जिसको सैलरी मिलती है 50,000 रुपया पर मंथ। यानी कि अब ये सैलरी फिक्स है, ये सैलरी क्या है, फिक्स है। आप वो यूनिट ज्यादा बनाए कम बनाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑरली बेस रेट पेमेंट ये होता है, बाज जगहों पे आपने वर्कर के साथ एक रेट डिसाइड कर लिया कि जी हम आपको 300 रुपया पर आवर के हिसाब से पे करेंगे। अब यानी कि आप जितने ज्यादा घंटे काम करेंगे इंटू 300 उतना ज्यादा आपको, यानी कि जिस रेट पे आपको पेमेंट की जा रही है वो पर आवर रेट है, जो कि रेट है 300 रुपीज पर आवर। 300 रुपीज पर आवर, यानी कि जितने ज्यादा आवर्स आप लगाएंगे, ठीक है, इंटू 300, उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग्स होगी। इसमें भी अगेन देखा जाए तो इसमें भी कहीं भी आवर्स की बात, मतलब वो यूनिट्स की बात नहीं हो रही, सिर्फ टाइम की बेस पे हम उसको पे। इसके बाद आता है आउटपुट रिलेटेड पे। आउटपुट रिलेटेड पे में ये है कि जो हम वर्कर को पे करते हैं दैट इज सोलली बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन आउट। यानी कि अब यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करेगा, यहाँ पे आउटपुट मैटर करेगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे अब वो कहता है जी स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में क्या है कि हमने पीस मीन यूनिट, पीस का मतलब क्या है, यूनिट। तो स्ट्रेट पीस रेट यानी कि पीस रेट मींस यूनिट रेट सिस्टम। पीस रेट का क्या मतलब है, यूनिट रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, यूनिट रेट सिस्टम। तो जो आउटपुट रिलेटेड पे है इसमें स्ट्रेट पीस रेट में हमने वर्कर के साथ एक पर यूनिट रेट रख दिया। लेट सपोज के जी हम तुम्हें 50 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से पे करेंगे। या जैसे अगर कोई स्टिचिंग कंपनी है तो स्टिचिंग कंपनी में हमने वर्कर के साथ रेट रख दिया, कोई बटन लगाने वाला है, हमने उसको कह दिया कि तुम अगर एक बटन लगाओगे तो तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे।
अब वो एक दिन में जितने ज्यादा बटन्स लगाएगा तो उसको इंटू 10 उतना ज्यादा हम उसको पे करें। क्योंकि यहाँ पे जो हम उसको पे कर रहे हैं वो हम उसको पे कर रहे हैं पर बटन के हिसाब से। यहाँ पे जो हम उसको पे कर रहे हैं वो हम पर बटन के हिसाब से पे कर रहे हैं। ठीक है, अब वो जितने ज्यादा बटन्स लगा लेगा इंटू पर बटन उतना ज्यादा हम उसको पे करें। जी, इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? ये आ जाता है स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। दूसरा आता है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। डिफरेंशियल में भी अगेन पीस का मतलब यूनिट है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो हम वर्कर को पे कर रहे हैं वो एक स्टैंडर्ड फिक्स रेट नहीं है, मतलब पे यूनिट के हिसाब से कर रहे हैं कि जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतना ज्यादा पे करें। इसमें रेट वेरी कर रहा है। जैसे हम ये कहते हैं कि अगर आपने 1 से 30 तक यूनिट्स बनाए तो देन रेट विल बी रेट विल बी 20 पर यूनिट। लेकिन जो यूनिट्स आपके 31 से लेकर 50 तक बनेंगे, 31 से लेके 50 की रेंज में, यानी कि इसमें पहले 30 शामिल नहीं है, तो उनके लिए जो रेट है वो हो जाएगा 25 पर यूनिट। और जो यूनिट्स 50 प्लस यूनिट्स होंगे, यानी कि 50 से जो अबव जाएंगे, ठीक है, उनके लिए जो रेट है डेट विल बी 30 पर यूनिट, यानी कि इसमें फर्स्ट 50 शामिल नहीं है। तो ये कहलाएगा डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। ये चीज क्या कहलाएगी? डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। इसमें क्या है कि इसमें एक मोटिवेशन फैक्टर है, यानी कि अगर एम्प्लॉय एफिशिएंटली काम करता है, ज्यादा तेज तेज काम करता है, तो ज्यादा तेज तेज काम करने की वजह से उसको पेमेंट भी ज्यादा होती है। यानी कि इसमें एक इंसेंटिव बेस्ड स्कीम, क्या है? इंसेंटिव बेस्ड स्कीम है। इसके अंदर क्या है? इंसेंटिव स्कीम बेस्ड स्कीम है, यानी कि उसको बेनिफिट मिल रहा है कि अगर वो ज्यादा यूनिट्स बना रहा है तो उसको रेट भी उसका इंक्रीज हो रहा है, इंसेंटिव हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो ये इंसेंटिव बेस्ड स्कीम कहलाती है। डिफरेंशियल में ये सादिक साहब कि जो हम वर्क देखो, स्ट्रेट पी स्टेट में ये था कि वर्कर को 50 रुपीज पर यूनिट मिल रहा था, बटन लगाने वाले को 10 रुपीज पर बटन मिल रहा था। अब वो एक बटन लगाए, 10 लगाए, 100 लगाए, 1000 लगाए, लाखों करोड़ों जितने मर्जी अरबों बटन भी लगा लेगा तो रेट 10 रहेगा, यानी कि रेट चेंज नहीं होगा। इसीलिए हम उसको स्ट्रेट पीस रेट यानी कि फ्लैट पीस रेट सिस्टम कह रहे हैं। लेकिन डिफरेंशियल पीस रेट में क्या है कि हम जो वर्कर को पे कर रहे हैं वो रेट फिक्स नहीं है, वो रेट वेरी करता है। वो रेट क्या करता है? वेरी करता है। यानी कि 1 से लेके 30 तक जो यूनिट्स हैं उनके लिए रेट 20 है, जो यूनिट्स 31 से 50 की रेंज में आएंगे उसके लिए रेट 25 है, और जो यूनिट्स 50 से ऊपर जाएंगे उनके लिए रेट 30 होगा। यानी कि वर्कर को एक लालच दिया जा रहा है कि अगर तुम ज्यादा एफिशिएंटली काम करोगे, तेज तेज काम करोगे, हम तुम्हें ज्यादा रेट पे करेंगे, तो यानी कि रेट में इंक्रीज आएगा। सो इसका मतलब है कि ये डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, इसमें एक मोटिवेशन है, इसमें वर्कर को उसकी एफिशिएंसी का थोड़ा सा रिवॉर्ड मिल रहा है। ऑडिट जी, सादिक साहब। जज़ाकल्लाह अकबर, जज़ाकल्लाह। अब टाइम रिलेटेड पे में सबसे पहले आ रहा है जी फिक्स्ड सैलरी। ये उसने उसकी डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दे दी। बात वही है जो मैं पीछे बता कर आ रहा हूँ कि अगर एक फिक्स अमाउंट आपको पर वीक या पर मंथ या पर एनम मिलती है, ठीक है, वो आपकी फिक्स सैलरी कहलाती है। जैसे अक्सर बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि जी पर मंथ सैलरी मिलती, तो जैसे किसी शख्स की सैलरी हो 1 लाख रुपया पर मंथ, तो वो 1 महीना काम करता रहा, उसको उसकी सैलरी 1 लाख रुपया मिल गई। ठीक है, 1 महीना पूरा हुआ जी, ये आपकी तनख्वाह है, ये आपके अकाउंट में हमने ट्रांसफर कर दिया, ये आपको हम फिजिकली हैंड ओवर कर रहे हैं, तो ये फिक्स सैलरी है। ठीक है, टाइम बेस्ड है, इसमें कोई नंबर ऑफ यूनिट्स का अमल दखल नहीं है। अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये बाय बिहेवियर, ये बाय बिहेवियर
बाय बिहेवियर जो है ये फिक्स कॉस्ट की कैटेगरी में है, यानी कि सैलरी फिक्स रहेगी। टोटल सैलरी जो है वो क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। वो यूनिट्स थोड़े बनाए ज्यादा बनाए एक फिक्स अमाउंट उसको मिलेगी। तो इसका बिहेवियर जो है वो फिक्स्ड है, फिक्स कॉस्ट वाला है। दूसरा ऑर्ली बेस रेट पेमेंट हमने डिस्कस किया। ऑर्ली बेस रेट स्कीम में क्या है कि आपने वर्कर के साथ एक पर आवर रेट डिसाइड कर, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने वर्कर के साथ रेट रखा 20 रुपीज पर बटन, यानी कि अगर वो एक बटन लगाएगा तो आप 20 रुपए देंगे। फर्ज करें कि वर्कर ने एक दिन में 70 बटन लगाए हैं। वर्कर ने एक दिन में कितने बटन लगाए हैं, 70। उसका पर आवर रेट, सॉरी पर बटन कह रहा हूँ, सॉरी वेट होल्ड ऑन। हमने वर्कर के साथ पर आवर रेट डिसाइड किया कि अगर वो 1 घंटा काम करेगा तो हम उसको 200 रुपीज पर आवर के हिसाब से पे करें, कि जितने ज्यादा घंटे उसने काम किया होगा इंटू 200। लेट सपोज के वर्कर ने एक दिन में या एक हफ्ते में, आप वीकली बात कर लें, वर्कर ने एक हफ्ते में 35 आवर्स काम किया। कितने आवर्स काम किया, 35, और उसका पर आवर रेट क्या है, 200 पर आवर। तो उसकी अर्निंग्स क्या बनेगी, 700 रुपीज। तो यानी कि एक हफ्ते में उसकी टोटल अर्निंग्स क्या बन गई, 700 रुपीज। जी ये बात क्लियर है। हम उसको पे कर रहे हैं 200 रुपीज पर आवर। अब जितने ज्यादा घंटे काम करेगा इंटू 200, उसने काम किया 35 आवर्स, तो 35 इंटू सॉरी 7000। तो उसने काम किया 35 आवर्स, तो 35 इंटू 200, 7000 जो है, थैंक यू आशीष साहब, 7000 रुपीज उसकी एक हफ्ते की जो है वो वेज बन जाएगी। फॉर द वीक, यानी कि एक हफ्ते में उसने इतनी अर्निंग्स कर ली, 7000 रुपीज। अब इसमें कहीं नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं डिस्कस हुए, ठीक है। ये आप उसका ऑर्ली बेस रेट सिस्टम। फिर इसके बाद आता है आउटपुट रिलेटेड पे। आउटपुट रिलेटेड पे में सबसे पहले है आपका स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम। स्ट्रेट पीस रेट सिस्टम में अगेन वही बात कि आपने वर्कर के साथ 20 रुपीज पर बटन, यानी कि अगर एक बटन लगाओगे तो 20 रुपीज मिलेंगे। जितने ज्यादा वो बटन लगाएगा इंटू 20। लेट सपोज के वर्कर ने एक दिन में 70 बटन लगाए, इंटू 20, तो उसको कितना पे करेंगे हम लोग, 1400। तो उसकी एक दिन की जो अर्निंग्स हैं वो कितनी बन रही हैं, 1400 रुपीज। एक दिन की अर्निंग्स क्या बन रही हैं, 1400 रुपीज। ये स्ट्रेट पीस रेट है। अब वो जितने भी यूनिट्स बना ले, रेट स्ट्रेट है, यानी कि फिक्स है। ये रेट चेंज नहीं होगा, रेट उसका यही रहेगा, ये रेट उसका यही रहेगा, ये रेट चेंज नहीं होगा। फिर है डिफरेंशियल पीस रेट में। डिफरेंशियल पीस रेट में भी होता तो पीस रेट ही है, लेकिन रेट जो बैंड है वो फिक्स नहीं होता, वो वेरी करता है। जैसे अगर ये कहा जाए कि वर्कर को पेमेंट हो रही है, अगेन मैं वही बैंड यहाँ लिख देता हूँ जो पीछे बताया, 1 से 30 तक अगर यूनिट्स बनाएगा तो उसका रेट होगा ₹20 पर यूनिट। लेकिन जो यूनिट्स वो 31 से 50 की रेंज में बनाएगा, यानी कि इसमें अब पहले 30 शामिल नहीं है, उनके लिए उसका जो रेट है वो 25 हो जाएगा पर यूनिट। और जो यूनिट उसका 51 और अबव है
उसके लिए उसका रेट हो जाएगा 30 पर यूनिट। ये बैंड्स है। अब लेट्स से कि अगर वर्कर ने 87 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, वर्कर ने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 87 यूनिट्स प्रोड्यूस किए। अब जरा उसकी वेज कैलकुलेट करें कितनी बनती है। जी जरा बाकी लोग भी रिप्लाई करें। यानी कि इसमें होगा यूं, नहीं नहीं साकिब साहब, मतलब 87 इंटू 3 नहीं करना। इसमें ये होगा कि जो पहले 30 यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू चार्ज होगी ₹20 के रेट, जो कि बन जाएगी 600। जो नेक्स्ट 31 से 50 तक हैं वो यूनिट्स बनते हैं 20 यूनिट्स, उसकी पेमेंट होगी 25 के रेट पे, वैल्यू आ जाएगी 500। और 51 से 87 तक यानी कि 37 यूनिट्स बनेंगे, इसकी पेमेंट बने होगी 30 के रेट पे। ये कितनी बनती है जी? तो इसका मतलब वेज कितनी बनी? 2610, नहीं 2210, डबल 210। जी बात समझ में आ गई अनीस साहब, बिलाल? यानी कि अब 87 यूनिट्स है तो रेट 30 नहीं लगा देना, क्योंकि देखो 51 से रेट शुरू होता है 30 वाला, यानी कि रेट की जो स्टार्टिंग है वो 51 से है। 30 वाले रेट की स्टार्टिंग 51 से है। अब 31 से 50 की रेंज में 20 यूनिट्स बनते हैं, उनके लिए रेट 25 है। जो 1 से 30 तक हैं उनके लिए रेट 20 है। अच्छा, अब अगर ये चीज क्लियर हो गई है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि इन 87 में से 12 यूनिट्स वर रिजेक्टेड, यानी कि ये जो यूनिट्स आपने बनाए हैं इनमें से 12 यूनिट्स रिजेक्ट हो गए हैं। अब क्या होगा? 12 यूनिट्स वर रिजेक्टेड,
नहीं बेटा, सेम कैसे रह सकती है? नहीं तारिक साहब, फुल अमाउंट नहीं पे करेंगे। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि 12 यूनिट्स रिजेक्ट हो गए हैं और रिजेक्टेड यूनिट्स की पेमेंट नहीं होगी। देखिए मेरी बात सुनो, अगर एक वर्कर को पर यूनिट वाइज अगर हम पे करना शुरू कर देते हैं, तो उसको तो लालच आ गया ना कि मैं तेज तेज काम करूं, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स बनाऊं, क्योंकि जितने ज्यादा यूनिट्स बनाएगा उतना ज्यादा वो कमाएगा। जितने ज्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेगा उतना ज्यादा वो अर्न करेगा, तो वो तो फिर जल्दबाजी करेगा ना, और जल्दी के चक्कर में वो कुछ यूनिट्स खराब भी बनाएगा, कुछ यूनिट्स उसके खराब बनेंगे, और जब उसके कुछ यूनिट्स खराब बनेंगे तो जाहिर है वो फिर उससे उसकी अर्निंग्स अफेक्ट होंगी, उससे कंपनी का नुकसान होगा। तो कंपनी ये चाहती है कि भाई ये जल्दी के चक्कर में हमारा नुकसान करेगा, तो उसके ऊपर एक काउंटर चेक रखा जाए। तो उन्होंने काउंटर चेक क्या लगाया कि अगर वर्कर ने कोई यूनिट डैमेज किया या कोई यूनिट सही ना बना, अगर कोई यूनिट सही ना बना, तो उसकी फिर हम उसको पेमेंट नहीं करेंगे। तो ये एक उन्होंने एक काउंटर चेक लगा दिया कि यानी कि जो यूनिट रिजेक्ट होगा उसकी पेमेंट नहीं होगी। अब करें कैलकुलेट। देखिए बड़ी आसान सी बात है। ये अब जो ये एक फिक्र में जो आप लोग लाहक हो गए हैं कि जी किस वाले में से रिजेक्ट हुए हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। टोटल यूनिट्स 87 है, 87 यूनिट्स में से 12 यूनिट्स निकाल दें। इसका मतलब है कि जिन यूनिट्स पे पेमेंट बनती है वो 75 यूनिट्स हैं। अब 75 यूनिट्स पे अपनी वर्किंग कर लें, इस पे अपनी पे कैलकुलेट कर लें। यानी कि आप 75 यूनिट्स की पे कैलकुलेट करें, क्या बनता है? यानी कि अब होगा ये कि पहले 30 यूनिट्स चार्ज होंगे 20 के रेट, वैल्यू आएगी 600। फिर 20 यूनिट्स 31 से 50 तक 20 यूनिट्स बनते हैं, ये चार्ज होंगे ₹25 के ऊपर, इनकी वैल्यू 500 है। अब नेक्स्ट 25 यूनिट्स हैं 51 से 75 तक, उनके लिए रेट जो है वो 30 अप्लाई होगा, वो बनेंगे 750। अब अगर हम इसको ऐड कर लें तो टोटल वैल्यू बनेगी 1850। शाबाश स्टूडेंट्स, ये उसकी वेज बनेगी। अच्छा, अब अगर मैं इसमें एक और ट्विस्ट डाल दूं, वो ये है कि रिजेक्टेड यूनिट्स, मतलब हमें इससे लगता है कि यार इससे हमारी जो लेबर है वो मायूस ही ना हो जाए बिल्कुल ही, कि हमने मेहनत भी की और हमें फिर भी पे नहीं किया इन्होंने। तो हम लिखेंगे अच्छा, अब अगर मैं ये कह दूं कि जी यूनिट्स जो हैं, जो यूनिट्स रिजेक्ट हुए हैं, उनकी पेमेंट जो है वो 2 के रेट पे होगी। मतलब बाकी सारी बातें ठीक है, लेकिन रिजेक्टेड यूनिट्स की पेमेंट जो है वो 2 के रेट पे होगी। टू कह रहा हूँ, सॉरी, 10 पर यूनिट के हिसाब से होगी। अब वेज बिल क्या बनेगा? मतलब क्वेश्चन ये है कि उसने 87 यूनिट्स बनाए थे, यूनिट्स अब भी उसने 87 ही बनाए हैं, लेकिन उसमें से 12 यूनिट्स रिजेक्ट हुए थे। तो पहले हमने कह दिया कि जी रिजेक्टेड यूनिट्स डू नॉट क्वालिफाई फॉर पेमेंट, यानी कि रिजेक्टेड यूनिट्स की पेमेंट नहीं होगी। अब मैंने इसको चेंज करके लिख दिया है कि जी रिजेक्टेड यूनिट्स विल बी पेड एट द रेट 10। जो यूनिट्स रिजेक्ट हुए हैं उनकी पेमेंट 10 के रेट पर होगी, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से होगी। अब वेज बिल क्या बनेगा?
जी अब वेज बिल उसका बन जाएगा 1970 रुपीज। ये वाला बैलेंस तो 75 वाला एज इट इज आ गया 1850, प्लस इसके अंदर हमने वो जो 12 यूनिट्स रिजेक्ट हुए थे उसको सिंपली ₹10 से मल्टीप्लाई कर देना था, तो 120 उसमें आप ऐड कर लें, तो ये उसमें 1850 में ऐड कर लें तो 1970 उसका वेज बिल बनेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स या नहीं आया? अच्छा आप लोग जरा ये एग्जांपल 1 आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इसकी पिक्चर ले लें और इसको सॉल्व करें, क्योंकि मैंने ना ये जरा डिस्कनेक्ट करके दोबारा ज्वाइन करना है, ये मेरी डिवाइस ओवरहीट हो गई है, ये हैंग हो रही है। मैं आपकी मीटिंग छोड़ के भी 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन करूंगा, आप इसकी तस्वीर ले लें इस सवाल की। जी स्टूडेंट्स, आपने कर लिया क्वेश्चन? क्या आंसर आ रहा है, आंसर बताइएगा।
जी बिल्कुल ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है दैट इज 181.25। जी करवाने की जरूरत है तो बता दें, अगर किसी का आंसर 181.25 नहीं आ रहा तो बता दें। ओके हो गया। चलें यहाँ पे आप लोग 10 मिनट्स की ब्रेक कर लें। ब्रेक के बाद हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये गारंटीड पीस वर्क वाला, ये हमने डिस्कस करना है। इसको काइंडली जरा लाजमी आप लोगों ने अटेंड करना है। तो एग्जैक्ट 5:15 पे आप लोगों ने वापस आ जाना है। अभी 5:05 हुए हैं, तो 10 मिनट्स नमाज की ब्रेक कर लें। तो एग्जैक्ट 5। जी नोट्स वाली एग्जाम्पल होमवर्क होगी, वो मैं आपको होमवर्क बताऊंगा। फिलहाल अभी आप ये नमाज की ब्रेक कर लें, उसके बाद यहीं से शुरू करते हैं इंशाल्लाह।
जी स्टूडेंट्स, आप लोग आ गए वापस? जी स्टूडेंट्स, हम लोग अब इसमें हमने अभी तक डिस्कस किया है स्ट्रेट पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं गारंटीड पीस रेट सिस्टम, यानी कि गारंटीड पीस रेट सिस्टम क्या होता है, अब इसके ऊपर हमारे डिस्कशन। तो इसमें जब हम कहते हैं बात औकात क्या होता है कि स्टूडेंट्स, कंपनीज का प्रोडक्शन लेवल डाउन हो जाता है। कंपनीज का प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है। उसकी कोई भी रीजंस हो सकती है, मल्टीपल पेनल्टी ऑफ जो है वो रीजंस हैं। मतलब आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, कंपटीशन टाइट हो गया है, न्यू कंपेटिटर्स आ गए हैं, लटरम पटरम इस तरह की बहुत चीजें, या आपकी प्रोडक्ट का सीजन नहीं है तो जिसकी वजह से प्रोडक्शन डिमांड क्या होगी, डाउन। या जैसे अभी आजकल कोविड चल रहा है, तो कोविड की वजह से लोगों की फाइनेंशियल पोजीशन भी इफेक्ट हुई है। तो लोगों की चूंकि फाइनेंशियल पोजीशन डाउन हुई है, तो फाइनेंशियल पोजीशन डाउन होने की वजह से भी आपकी सेल अब उतनी नहीं हो रही जितनी पहले कभी हुआ करती थी। तो ये भी एक पॉसिबल कॉज है। सो गारंटीड पीस रेट सिस्टम में क्या है कि आप, जार है कि वर्कर को, जो आपके प्रोडक्शन वर्कर्स हैं, ठीक है, उनको आप पे करते हैं पर यूनिट के हिसाब से। यानी कि जितने ज्यादा यूनिट्स वो बनाएंगे, इनटू पर यूनिट उतना ज्यादा वो अर्न करेंगे। पर यूनिट के हिसाब से आप उन्हें क्या करते हैं? पे करते हैं। अब जितने ज्यादा यूनिट्स वो प्रोड्यूस करेंगे उतना ज्यादा आप उनको पे करेंगे। तो इसका मतलब उनकी अर्निंग्स डिपेंड करती है जितने ज्यादा वो यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे या जितनी ज्यादा वो प्रोडक्शन करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अगर हमारी प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, हमारी प्रोडक्शन डिमांड फॉर एनी रीजन, फॉर सम हाउ अगर वो कम हो गई है, तो ऑब्वियसली अब हम उतना ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितना हम पास्ट में या प्रीवियसली करते रहे। अब हम पहले की निस्बत कम प्रोड्यूस कर रहे होंगे। तो जब हम पहले की निस्बत कम प्रोड्यूस करेंगे, तो इसका मतलब है कि जब हमने प्रोडक्शन कम करनी है, तो प्रोडक्शन कम होने से जितना काम हम अपने वर्कर्स को पहले देते थे करने के लिए, अब उतना काम हम उन्हें करने के लिए नहीं दे रहे होंगे। अब हम उन्हें पहले की निस्बत कम काम दे रहे होंगे। अब हम उन्हें पहले की निस्बत कम काम देते होंगे करने के लिए। क्लियर हो गया? पहले की निस्बत अब हम उनको कम काम ऑफर कर रहे होंगे। ठीक है। तो जाहिर है जब वर्कर्स को, जब हमारी प्रोडक्शन कम हो गई है और हम लोग अपने वर्कर्स को भी कम काम देंगे करने के लिए, तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उन वर्कर्स की अर्निंग्स पे आएगा। इसका डायरेक्ट इफेक्ट किस पर आएगा? उन वर्कर्स की अर्निंग्स पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। इस चीज का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पर आएगा? उन वर्कर्स की अर्निंग्स पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। इस चीज का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ेगा? उन वर्कर्स की अर्निंग्स पे इसका डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। नहीं, वही बात है ना आशिर, देखो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, यानी कि अब आप उतनी ज्यादा, आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं, ठीक है, जितना आप पहले बनाते थे। तो जाहिर है जब अर्निंग्स, डिमांड कम हुई है, तो अब प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जी एग्जैक्टली, कोविड-19 में जिस तरह वर्कर्स के साथ हो रही है कि अब लोगों के पास, लोगों की स्पेंडिंग पावर इतनी ज्यादा नहीं रही, ठीक है, तो लोग अब उस तरह से शॉपिंग्स वगैरह चीजें खरीदो फरोख्त नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। तो जाहिर है आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कम हुई है। डिमांड कम होने का मतलब यही है कि फ्यूचर सेल्स आपकी कम हो गई। तो अब जाहिर है जब सेल कम हुई है तो प्रोडक्शन भी डाउन हो जाएगी। अब उतना आप प्रोड्यूस नहीं करेंगे जितना आप पहले करते थे, अब आप पहले की निस्बत कम प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अब जब आप अपने कम प्रोडक्शन करेंगे, तो उससे जाहिर है वर्कर को काम कम मिलेगा करने के लिए। जब वर्कर्स को कम काम देंगे करने के लिए, तो उससे उन वर्कर्स की अर्निंग्स इफेक्ट होंगी। उससे उन वर्कर्स की क्या होंगी? अर्निंग्स इफेक्ट होंगी। बात समझे नहीं समझे? तो जब वर्कर्स की अर्निंग्स इफेक्ट होंगी, वर्कर्स की अर्निंग्स इफेक्ट होने से वर्कर्स कभी भी आपके साथ काम करने को प्रायोरिटी नहीं देंगे। वो कहेंगे जी कि आपके साथ अगर हम काम करते हैं तो हमारी तो अर्निंग्स डाउन हो गई है, तो हम आपकी कंपनी में काम नहीं करना चाहते, हम किसी और कंपनी में चले जाते हैं जहां पे हमारे पास करने के लिए काम ज्यादा होगा।
ठीक है, हम किसी ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पे हमारे पास करने के लिए काम ज्यादा हो, हम वहां मूव कर दें। लेकिन कंपनी हरगिज ये नहीं चाहती कि आप उसकी कंपनी को छोड़ के किसी और जगह जाएं। उसकी वजह ये है कि कंपनी ने आपको ट्रेंड किया है, पॉलिश किया है, और अब जितना आप स्किल्ड हो गए हैं उस कंपनी की ट्रेनिंग की वजह से, अब कंपनी कभी भी इतने प्रेशियस वर्कर्स को लूज करना नहीं चाहेगी। ठीक है, वो कहेगी कि जी के अभी ये तो जो आया है प्रोडक्शन, जो डिमांड डाउन हुई है, ये तो फॉर द टाइम बीइंग है, लेकिन इन फ्यूचर हमारी सेल दोबारा से अपने लेवल पर आएगी, डिमांड फिर से बढ़ेगी, प्रोडक्शन लेवल फिर से बढ़ जाएगा। तो तब हम इतना एक्सपीरियंस्ड स्टाफ कहाँ से कैसे लेकर आएंगे? ये पॉइंट है कि हम अपना एक्सपीरियंस स्टाफ कब और कहाँ से अरेंज करेंगे, इतना एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड स्टाफ। तो ज़ाहिर है नए बंदे लाएंगे, नए बंदे उतने ज्यादा जो हैं वो एक्सपर्ट नहीं होंगे, उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे। तो जब वो उतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं होंगे तो इससे उनकी अर्निंग्स जो हैं वो डायरेक्ट इफेक्ट करेंगी, इससे उनकी अर्निंग्स डायरेक्ट अफेक्ट होंगी। तो ये कंपनी नहीं चाहती कि उससे उनकी अर्निंग्स इफेक्ट हों। वर्कर्स इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं। तो फिर एक मिडल वे निकाला जाता है। मिडल वे ये है कि वर्कर के साथ आप एक मिनिमम पे डिसाइड कर लेते हैं। मिनिमम पे यानी कि अगर आप वर्कर को मंथ डेली पे करते हैं तो आप मिनिमम पे डिसाइड कर लें। अगर आप वर्कर को डेली बेसिस पे करते हैं तो फिर आप वर्कर के साथ मिनिमम पे पर डे डिसाइड कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप वर्कर के साथ मिनिमम पे रख लें 500 रुपीज पर डे। अगर आप वीकली वर्कर को पे करते हैं तो फिर मिनिमम पे पर वीक रख लें। अगर आप वर्कर को पर मंथ पेमेंट करते हैं तो फिर मिनिमम पे पर मंथ रखें। ठीक है, आपने वर्कर के साथ एक मिनिमम पे डिसाइड कर ली कि हम आपको कम से कम जो पर डे पेमेंट करेंगे वो 500 रुपीज की लाजमी होगी। यानी कि अब ये मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे हम वर्कर के साथ कमिट क्या कर रहे हैं? हम वर्कर के साथ कमिटमेंट ये कर रहे हैं कि आपको जो कम से कम पेमेंट पर डे मिलेगी वो 500 रुपीज। आपको जो पर डे पेमेंट होगी कम से कम, आपकी डेली की कम से कम जो पेमेंट आपको हम करेंगे वो 500 रुपीज होगी। यानी कि इससे कम हम आपको पे नहीं करेंगे। इससे ज्यादा पे कर सकते हैं पर इससे कम पे नहीं करेंगे। यानी कि मिनिमम पे जो होगी पर डे वो 500 रुपीज होगी। जी, काम ज्यादा करे कम करे, काम हो या ना हो, हम उसको 500 रुपीज पर डे पे करें। कैसे? फर्ज करें कि हम वर्कर को पे करते हैं नॉर्मली 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। हम वर्कर को पे करते हैं 20 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ऑन मंडे, मंडे को वर्कर ने 20 यूनिट्स बनाए। अब उसकी पर यूनिट रेट उसका क्या है? 20 पर यूनिट। तो अब उसकी पे बनती है 400 रुपीज। पे कितनी बन रही है? 400 रुपीज। उसकी पे बनती है 400 रुपीज। लेकिन हम उसको 400 पे नहीं करेंगे, हम उसको पे करेंगे 500 रुपीज। क्योंकि हमने कमिट किया था कि कम से कम जो पेमेंट है वो 500 होगी। यानी कि किसी भी दिन हम वर्कर को 500 से कम पेमेंट नहीं करेंगे। यानी कि मिनिमम पे 500 होगी। अब ट्यूसडे को क्या हुआ? वर्कर ने 28 यूनिट्स बनाए ट्यूसडे। तो 20 के हिसाब से उसकी जो पे बनती है डेट इज रुपीज 560।
अब हम उसको 560 ही पे करेंगे, यानी कि ₹500 पे नहीं करेंगे, क्योंकि कमिटमेंट ये थी कि कम से कम पेमेंट 500 होगी। उसको जो पर डे जो पेमेंट होगी वो कम से कम 500 होगी। तो अगर उसकी पे ही 500 से अबव चले जाती है तो फिर जो उसकी अर्निंग्स एक्चुअल में बन रही है फिर आप वो पे करें। यानी कि आप इसको यूं कह सकते हैं, हाँ जी, ज्यादा जितनी भी हो, यानी कि आप, क्योंकि यहाँ मकसद है वर्कर को रिटेन रखने का, कि वर्कर हमारी कंपनी को छोड़कर ना जाए, तो यहाँ पे हमने लेना है हायर ऑफ। हायर ऑफ किस में? दो चीजों में, एक जो हमने उसके साथ मिनिमम पे डिसाइड की है वो, और दूसरा उसकी जो अर्निंग्स है, तो उसकी अर्निंग्स और मिनिमम पे में से जो ज्यादा वाला पार्ट है वो आप उसको पे, मिनिमम पे और अर्निंग्स में से, मिनिमम पे और अर्निंग्स में से जो ज्यादा वाला होगा पार्ट वो आपने पे करना है। जैसे मंडे को उसकी अर्निंग्स कम थी, मिनिमम पे ज्यादा थी, तो हमने मिनिमम पे कर दी। अब ट्यूसडे को उसकी अर्निंग्स ज्यादा है, मिनिमम पे कम है, तो हमने फिर उसकी अर्निंग्स उसको पे कर दी। यानी कि पेमेंट एक ही करनी है, या तो मिनिमम पेमेंट पे जो बनती है वो पे करनी है, या उसकी जो एक्चुअल अर्निंग्स है जी जो उसमें से ज्यादा है वो आपने पे कर। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये है कि कम से कम पेमेंट पर डे ये होगी, ये नहीं कहा कि कम, जिस दिन कम बनेगी उस दिन ये, तो जिस दिन ज्यादा बनेगी उस दिन ये भी, और वो सेटल, ये एडजस्टमेंट नहीं हो रही। कम से कम जो पर डे पेमेंट है वो ये है, इससे ज्यादा हम पे करेंगे, इससे कम नहीं पे करेंगे। जी गॉट इट। चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 जरा सॉल्व करें। एग्जाम्पल 2 जरा सॉल्व कीजिएगा।
देखिए इसमें ये कह रहा है कि टी इज पेड 8 rupees for every unit that he produces, but he has a guaranteed wage of 70 rupees per day. यानी कि उसको रोजाना मिनिमम पेमेंट 70 रुपीज होगी, उसका बेसिक रेट 8 पर यूनिट है, लेकिन जिस दिन उसकी अर्निंग्स 70 से कम होंगी उस दिन आप उसको 70 पे करेंगे। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। लाइक अगर हम मंडे की बात करें तो मंडे को उसने 12 यूनिट्स बनाए, उसका पर यूनिट रेट है 8 पर यूनिट, तो उसकी अर्निंग्स बनती है 96 रुपीज। तो हम इस दिन इसको 96 रुपीज ही पे करेंगे। ट्यूसडे को वर्कर ने 7 यूनिट्स बनाए, 7 इंटू ₹8, तो इस दिन इसकी अर्निंग्स बनती हैं 56 रुपीज। तो हम इस दिन इसको 70 रुपीज पे करेंगे, क्योंकि हमारी उसके साथ कमिटमेंट थी कि किसी दिन भी कम से कम पेमेंट 70 से बिलो नहीं होगी। वेडनेसडे को उसने 9 यूनिट्स बनाए, 9 इंटू 8, अब उसकी अर्निंग्स बन रही हैं 72, सो आप उसको 72 रुपीज पे करेंगे। थर्सडे को उसने 14 यूनिट्स बनाए, उसका पर यूनिट रेट 8 है, तो इस दिन उसकी अर्निंग्स बनती हैं 112, सो इस दिन हम उसको 112 ही पे करेंगे। और देन फ्राइडे को उसने 8 यूनिट्स बनाए, 8 इंटू 8, इस दिन हम उसको 64 उसकी अर्निंग्स बनती हैं, तो हम उसको फ्राइडे को ₹70 पे करेंगे। अब जब हमने इसको टोटल किया तो हमारे पास जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, ये टोटल अर्निंग्स उसकी बनती हैं 420, तो हम उसको 420 रुपीज पे करेंगे। जी तारिक साहब। जी स्टूडेंट्स, इज डेट क्लियर और नॉट, यस और नो? एनी कंफ्यूजन? ओके हो गया। अब यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर फर्दर एक डिस्कशन, आइडल टाइम। ये एक छोटा सा टॉपिक है, आज का हमारा फाइनल टॉपिक यही है, आइडल टाइम। आइडल टाइम कहते हैं कि एक ऐसा टाइम जिसमें वर्कर ने काम तो नहीं किया लेकिन कंपनी उसको पे करेगी। वर्कर ने काम नहीं किया, एक ऐसा टाइम जिसमें वर्कर ने काम नहीं किया यानी कि काम कर नहीं सका, पॉसिबल नहीं हुआ उसका काम करना, ठीक है, लेकिन कंपनी उसको पे करने पे मजबूर है, उस टाइम को कहते हैं ये हमारा आइडल टाइम। एक ऐसा टाइम जिसमें वर्कर ने काम तो नहीं किया लेकिन कंपनी उसको पे करने पे मजबूर है, यानी कि उसको पे किए बगैर गुजारा नहीं है, कंपनी ने हर हाल में उसको पे करना है, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारा क्या कहलाता है, आइडल टाइम। वो टाइम जिसमें काम तो नहीं हो रहा लेकिन पेमेंट हो रही है, उस टाइम को क्या कहते हैं, आइडल टाइम। एक ऐसा टाइम जिसमें काम तो नहीं हो रहा लेकिन पेमेंट हो रही है, ऐसे टाइम को कहा जाता है कि ये क्या है, ये आइडल टाइम कहलाता है। एक ऐसा टाइम जिसमें वर्कर ने काम तो नहीं किया लेकिन कंपनी उसको पे करने पर मजबूर है, ऐसे टाइम को हम कहते हैं कि ये आइडल टाइम कहलाए। ऐसे टाइम को क्या कहते हैं, आइडल टाइम। अब ये इसके कुछ पॉइंट्स कह लें या फीचर्स कह लें जो यहाँ पे लिखे हैं। टाइम इन विच नो वर्क वाज डन, जिसमें कोई काम नहीं हुआ। पेड एट बेसिक रेट फॉर द टाइम, यानी कि उस टाइम के लिए उसको बेसिक रेट पे पेमेंट हुई। तीसरा, वर्कर इज प्रेजेंट एट द वर्क प्रेमिसेस, यानी कि वर्कर
काम वाली जगह पे फिजिकली मौजूद है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर हम पेड लीव्स की बात करें तो पेड लीव्स की भी तो, पेड लीव्स जो होती हैं, मतलब होता है ना हर कंपनी में अगर आप काम करते हैं तो आपको एक लीव का कोटा मिलता है कि ये आप छुट्टियां कर सकते हैं, ये वाली आप इतनी छुट्टियां आपको अलाउड हैं। तो वो लीव्स पेड होती हैं, यानी कि आप वो उस दिन छुट्टी कर भी लेंगे तो उसकी आपको पेमेंट होगी। लेकिन उस छुट्टी वाले सिनेरियो में, पेड लीव्स के केस में, आप वर्क प्रेमिसेस पे फिजिकली मौजूद नहीं होते, आप फिजिकली वहां पे प्रेजेंट नहीं होते। तो ये जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, ये एक पेड लीव्स की पेमेंट को और आइडल टाइम की पेमेंट को डिस्टिंक्ट करता है। आइडल टाइम में भी आपने काम नहीं किया, पेमेंट मिली, पेड लीव में भी आपने काम नहीं किया लेकिन पेमेंट मिली। तो ये फीचर तो कॉमन हो गया आइडल टाइम में भी और पेड लीव्स के केस में। लेकिन एक जो चीज डिस्टिंक्ट करती है आइडल टाइम को और पेड लीव्स को, वो पॉइंट ये है कि आइडल टाइम में वर्कर ने काम नहीं किया होता, मतलब ये कि आइडल टाइम में वर्कर वर्क प्रेमिसेस पे मौजूद है। जैसे आप यूं कह लें कि काम कर रहा था, मशीन खराब हो गई, अब ज़ाहिर है मशीन ठीक होगी तो वो काम करेगा, वरना तब तक वो फारग बैठा रहेगा। वो काम कर रहा था, मटेरियल खत्म हो गया, अब ज़ाहिर है मटेरियल मजीद आएगा तो वो काम करेगा, मटेरियल नहीं होगा तो वो काम नहीं कर सकता। ठीक है। या पाकिस्तान है तो काम कर रहा था, लाइट चलेगी, अब लाइट आएगी तो काम करेगा, उसके बगैर नहीं कर सकता। या पिछले डिपार्टमेंट ने अभी काम मुकम्मल नहीं किया, तो ज़ाहिर है जब तक वो काम मुकम्मल करके देंगे नहीं तब तक ये काम शुरू नहीं करेगा, ये फारिग बैठा हुआ वेट कर। तो ये इसकी कुछ पॉसिबल कॉजेज हैं, ये पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से आइडल टाइम हो सकता है। अब जो पेड लीव्स होती हैं, पेड लीव्स के केस में वर्कर्स ने काम ही नहीं किया होता, ने काम किया ही नहीं होता, लेकिन उसको, और वर्कर जो पेड लीव्स होती हैं उसमें वर्कर वर्क प्रेमिसेस पे फिजिकली मौजूद ही नहीं है। तो ये एक फर्क क्रिएट कर देता है आइडल टाइम में और पेड लीव्स में डिफरेंस। अच्छा, आइडल टाइम की जो पेमेंट है ये हमेशा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट में चार्ज होगी, यानी कि ये डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं बनेगी, ये क्या बनेगी, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर वो कहता है जी इट कैन ओनली अकर्स इन बेसिक टाइम, यानी कि ये हमेशा जब भी होगा ये नॉर्मल टाइम के अंदर होगा, कभी भी ओवर टाइम के अंदर नहीं होगा। मींस कैन नेवर बी इन ओवर टाइम, यानी कि ये ओवर टाइम के अंदर नहीं हो सकता। आइडल टाइम जब भी होगा वो उसके नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर होगा, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के बाहर नहीं होगा, नॉर्मल वर्किंग आवर्स के अंदर ही होगा। यानी कि नॉर्मल वर्क बेसिक आवर्स या बेसिक टाइम या नॉर्मल वर्किंग आवर्स का मतलब ये है कि अगर एक वर्कर है जिसकी ड्यूटी टाइमिंग है 9 to 5, तो 9 to 5 उसके बेसिक आवर्स हैं, उसके नॉर्मल आवर्स हैं। तो अगर आइडल टाइम होगा तो वो इन बेसिक आवर्स के अंदर होगा, इन नॉर्मल आवर्स के अंदर होगा, ओवर टाइम के अंदर नहीं हो सकता। नहीं नहीं, वो चीज नहीं, वो चीज नहीं। अर्निंग अर्निंग आफ्टर रिटायरमेंट नहीं है ये, यानी कि आप ऑन जॉब है और आप काम वाली जगह पे फिजिकली प्रेजेंट है, यानी कि आप काम करने आए हुए हैं लेकिन काम पॉसिबल नहीं है कि वो हो सके। तो कंपनी आपको पे करने पे मजबूर है कि उसने आपको पे करना है, क्योंकि आप कंपनी में मौजूद हैं और आप फिजिकली बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं कि ये कब ये प्रॉब्लम खत्म होगा और हम काम करना शुरू। अब प्रैक्टिकली तो ये होता है जी कंपनी पे मैटर करता है। मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अक्सर तो हमारी जैसी पाकिस्तान जैसी कंट्रीज में तो नॉर्मली ये होता है, बाहर के मुल्कों में भी अगर एक वर्कर काम कर रहा है और पता चलता है कि जी अब ये जो फॉर एग्जांपल वर्कर्स काम कर रहे थे, उन्होंने 9 बजे काम करना शुरू किया, 12 बजे तक उन्होंने काम किया, 12 बजे मशीन खराब हो गई। अब 12 बजे मशीन खराब हुई है, अगर तो देखो मशीन का फॉल्ट एक आध घंटे में ठीक होने का चांस है, अगर मशीन का जो फॉल्ट है वो एक आध घंटे में ठीक हो जाएगा तो कंपनीज वर्कर्स को कहेंगी आप वेट कर लें, अभी मशीन ठीक होती है फिर आप काम शुरू कीजिए। तो आप वर्कर्स को फारिग बिठाएंगे, फालतू फारिग बैठेंगे, वेट करेंगे, तो फिर आगे टाइम होगा। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है कि अगर मशीन ठीक होने में ज्यादा टाइम लगना है, यानी कि 2 से 3 घंटे लग जाएंगे,
तो आप वर्कर्स को कहेंगे कि जी आज आपको छुट्टी हो गई है, आप फ्री चले जाएं घरों को, अब आप कल काम पे आए। अब अगर वर्कर्स वहां से 12 बजे छुट्टी करके घरों को चले जाते हैं तो फिर आइडल टाइम नहीं हुआ, क्योंकि आइडल टाइम के लिए वर्कर का वर्क प्रेमिसेस पे फिजिकली मौजूद रहना जरूरी था। तो जब कंपनी ने वर्कर्स को वेट नहीं करवाया तो कंपनी अब उनको किसी भी किस्म की पेमेंट करने की मजाज नहीं है और वो उनको पे नहीं करेंगे। बात समझ गए? यानी कि पेमेंट तो इसलिए कर रहे थे कि आपने वर्कर्स को वेट करवाया, अपने पास बाउंड रखा। तो जब आपको नजर आ रहा है कि प्रॉब्लम तो एक आध घंटे में रिजॉल्व होने वाला नहीं है, ये तो ज्यादा टाइम लेगा, तो आपने वर्कर्स को कहा जी आप फ्री हैं, आप बेशक ऑफ करना चाहें तो ऑफ करके आप जा सकते हैं। तो वर्कर्स चले गए, ठीक है। तो अब आइडल टाइम हुआ ही नहीं, क्योंकि आइडल टाइम के लिए पहली कंडीशन तो ये थी कि वो टाइम जिसमें काम नहीं किया लेकिन उसको पेमेंट हुई, तो पेमेंट अब होनी नहीं, तो आइडल टाइम की डेफिनेशन ही नहीं मीट होती। और सेकेंडली वर्कर का वर्क प्रेमिसेस पे मौजूद रहना जरूरी था, और इसमें तो वर्कर वर्क प्रेमिसेस पे मौजूद रहा ही नहीं, वो तो चला गया, तो इसलिए ये आइडल टाइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। हाँ, अगर ये है कि 1 घंटे का प्रॉब्लम है और 1 घंटे के बाद वर्कर्स, 1 घंटे के इंतजार के बाद वर्कर्स काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर आप वर्कर्स को 1 घंटा अपने पास बाउंड रखेंगे, फिर ये अभी मशीन ठीक हो रही है, फिर आपसे आपने काम करना है और ये तो जरा वेट करना, फिर ये एक सेंस डेवलप होती है। आइडल टाइम समझ में आ गया आप लोगों को? अब यहाँ पर उसने बताई हैं आइडल टाइम की कुछ रीजंस, यानी कि आइडल टाइम किस किस वजह से हो सकता है। जैसे प्रोडक्शन डिस्टरबेंस, यानी कि प्रोडक्शन रुक गई किसी भी वजह से, यानी कि पिछले डिपार्टमेंट ने काम मुकम्मल नहीं किया, उन्हें वेट करना पड़ा। लाइट चले गई है, ये भी एक रीजन है। मशीन ब्रेक डाउन, मशीनरी खराब हो गई, दोबारा मशीन ठीक होगी तो काम शुरू करेंगे। शॉर्टेज ऑफ मटेरियल, मार्केट में मतलब आपके पास जो मटेरियल था वो शॉर्ट हो गया, खत्म हो गया। इनएफिशिएंट शेड्यूलिंग, यानी कि आपने जो शेड्यूल किया, जो स्केड्यूल किया काम, वो प्रॉपरली नहीं किया, मतलब आपने काम प्रॉपर एलोकेट ही नहीं किया। आपने जो जितने आपके पास वर्क फोर्स है उस हिसाब से आपने उन्हें काम एलोकेट सही नहीं किया, आपने उन्हें काम करने के लिए थोड़ा दिया है, तो उन्होंने अपने काम को जल्दी वाइंड अप किया, वो इंतजार कर रहे हैं, फारिग बैठे हुए। पुअर सुपरविजन, यानी कि कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है वर्कर्स, गुजार है वर्कर्स फारिग बैठेंगे, काम नहीं करेंगे, वक्त जाया करेंगे। टी ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स, टी ब्रेक्स जो आप वर्कर्स को मिलते हैं, ये भी आइडल टाइम है। टी ब्रेक्स, लंच ब्रेक्स, ये भी आइडल टाइम की, ये भी आइडल टाइम ही की कैटेगरी। सडन फॉल इन डिमांड, यानी कि वर्कर्स काम कर रहे थे, अचानक उस दिन का जो टारगेट था वो आपने कम कर दिया, ये भी पॉसिबल कॉज है आइडल टाइम की, जिस वजह से आइडल टाइम हो सकता है। ये डिफरेंट पॉसिबल रीजन है जिसकी वजह से आइडल टाइम होता है। अब ये आइडल टाइम की रेशो का फॉर्मूला है। आइडल टाइम यानी कि डाउन टाइम, आइडल टाइम रेशो is equals to idle time hours divided by total hours paid into 100। यानी कि अगर कभी ये कह दिया जाए कि हमारा जो आइडल टाइम है, हमारा आइडल टाइम हुआ है 10% का आइडल टाइम हुआ है, यानी कि अगर कोई शख्स ये क्लेम करे कि आइडल टाइम कितने परसेंट हुआ है, 10% हुआ है, तो वो 10% होगा आवर्स पेड का। वो 10% किसका होगा? आवर्स पेड का। देखें, दो किस्म के आवर्स होते हैं, बल्कि ऐसा करें आज ना यहीं तक होल्ड कर लें, कल हम इसी के ऊपर आगे जो इसके रेशोज की जो बात है ना उसके ऊपर कल एक क्वेश्चन भी करेंगे, उसको कल पे रखें। यहाँ तक आज आप इसको जो है वो अपने जेहन में रखें कि हम ये आइडल टाइम की रीजंस तक हमने इसको जो है वो कवर अप किया। ये हमारा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर जो है लेबर का वो इसमें कवर हो गया है। अब बेसिक चीजें हैं जैसे ओवर टाइम की ट्रीटमेंट्स हैं, बोनस की ट्रीटमेंट्स हैं, ये हम लोग इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।
कल मेरी कोशिश होगी कि ये चैप्टर हम वाइंड अप कर दें, लेकिन ये बात बताने का मकसद ये है कि कल हर बच्चा जो है, हर स्टूडेंट वो कल की क्लास लाजमी अटेंड करे। इस बात को करने का मकसद ये। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह ताला यहीं से हम लोग जो है वो इसको अपने डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग जरा इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करके रहें, क्योंकि जो हमने कल पढ़ना है वो बेस है इन सब चीजों के लिए। तो इसको अच्छी तरह से कवर करके आइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज।